10वीं क्लास के सभी बच्चों को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज हम हमारी जो 10वीं क्लास का जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है, संसाधन और उसके विकास, ये हम अपना लेसन पढ़ेंगे। संसाधन और उस विकास बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहला लेसन है हमारा ज्योग्राफी का। इसके टाइटल्स से देखो कि संसाधन, संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वे चीज़ या वे उपहार जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको संसाधन कहते हैं। संसाधन दो शब्दों के मेल से बना है। इंग्लिश के दो शब्द हैं, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है लंबी अवधि, री का मतलब होता है लंबी अवधि, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। यानी कि वे साधन, वे स्रोत जो लंबी अवधि के लिए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, उनको संसाधन कहते हैं। ये संसाधन की परिभाषा है। सिंपल परिभाषा है कि वे वस्तु, वे चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे हम एक नदी से पानी ले लेते हैं, उसका जल ग्रहण कर लेते हैं, पीते हैं या सिंचाई करते हैं, तो वो नदी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। सभी संसाधन हैं ये, हवा है, जल है, पेन, पेंसिल, रबड़, सूर्य का प्रकाश, ये सभी संसाधन हैं। ये संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विकास, डेवलपमेंट जो है उनका ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है संसाधनों का विकास करना? क्योंकि हमने उनको अपनी भावी पीढ़ी को सौंपना है। ये ध्यान रखना है आपने कि संसाधन क्या हैं, उनका विकास क्या होता है, कि संसाधनों का उचित ढंग से प्रबंध करना, उनका उपयोग करना, वही उनका विकास है। देखो फर्स्ट है हमारा इसमें ये, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हो जो आपने गांव और शहरों में देखी हैं? हाँ, बता सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हो, अनेक सभी वस्तुएं दिखाई देंगी आपको। वो सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए संसाधन हैं। शहरों में और गांव में लगभग समान संसाधन हैं। शहरों के जो संसाधन हैं वो कुछ उच्च कोटि के हैं। उसमें जैसे चिकित्सा सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, ये परिवहन के साधन भी संसाधन हैं। तो शहरों और गांवों में संसाधन कुछ अलग होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, ये कृषि हमारा संसाधन है। तो ये इसने पूछा कि संसाधन गांव और शहर में आप तुलना कर सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। अब ये कहता है भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। मानव, जो मानव है वो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। भौतिक पर्यावरण जो हमारे, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, ये हमारे भौतिक चीज़ें हैं। सूर्य का प्रकाश, पवन। प्रौद्योगिकी, हम उन भौतिक जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपनी तकनीकी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई चट्टान ली प्रकृति से और उस चट्टान का हमने जब मूर्ति बना ली, कोई चीज़ बना ली, तो हमने उसके ऊपर प्रौद्योगिकी का यूज़ किया है। खनिज निकाल लिया, कोयला निकाल लिया, उसको परिष्कृत कर देते हैं, तो फिर हम उसको प्रौद्योगिकी उसके ऊपर लगाते हैं, यूज़ करते हैं। संस्थाएं जहाँ पर हम उसको परिष्कृत करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ये उसकी संस्थाएं हैं। अब इसमें आगे देखो क्या कहता है ये। हाँ, संसाधन, संसाधन जो होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन दो प्रकार के होते हैं भाई, ध्यान रखना। ये पेपर में बहुत कई बार आ चुका है कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्य रूप से आपकी जो 10वीं की जो बुक है उसमें दो प्रकार के बताए गए हैं। आप जब +2 में पढ़ोगे तो वो 3 प्रकार का उसका वर्गीकरण किया गया है। मैं आपको समझा देता हूँ 2 और 3 में क्या है। जो संसाधन है, पहला जो संसाधन है क्लासिफिकेशन, वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, इस प्राकृतिक क्या होते हैं, वो प्रकृति के उपहार हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पहाड़ हैं, मिट्टी है, नदी है, आपकी हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा लिखनी आ जाए तो क्या लिखना हमने, कि प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं।
इनमें जैसे 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 सूर्य का प्रकाश है, पर्वत पठार मैदान जो प्रकृति ने हमें दिए हैं वो सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। दूसरा जो संसाधन है इसने बताया है कि मानवीय, जो ह्यूमन, मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। मानवीय संसाधन में दो, एक तो स्वयं मानव और दूसरा उसकी संस्थाएं। संस्थाएं जहाँ पर हम जो प्रकृति ने जो चीज़ दी हैं उनका हम रूप बदल देते हैं, वे संस्थाएं जहाँ पर हम उसका रूप बदल देते हैं, वो कृत्रिम वस्तु बना लेते हैं, वो हमारे लिए कृत्रिम संसाधन बन जाते हैं। जैसे हमने प्रकृति से जैसे कपास लिया, उस कपास से हमने कपड़ा बना लिया, तो वो हमने किसी संस्था में, किसी उद्योग में उसको हमने रूप बदला, तो वो एक प्रकार से कृत्रिम संसाधन बन गया। तो मानवीय में दो प्रकार के होते हैं, उसमें कृत्रिम और मानव स्वयं। हम भी एक संसाधन हैं, जैसे एक अध्यापक है वो भी एक संसाधन है, बच्चे हैं, छात्र हैं, वो भी संसाधन हैं। क्यों? वो भी एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, जो काम में आता हो, जो वस्तु हमें यूज करने के लिए हमें उपलब्ध हो जाती है, वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। तो मानवीय संसाधन ध्यान रखना है। तो मानव स्वयं मानव की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो उसकी मानव संसाधन है। और उसकी संस्थाएं जहां पर मानव अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो प्रकृति ने जो चीज दी हैं उनका रूप बदल करके जो चीज अपने उपयोग के लिए बना लेता है, तो वो संस्थाएं वो कृत्रिम संसाधन बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे कपास से हमने कपड़ा बना लिया, तो वो संस्था किसी उद्योग में हमने बनाया, तो वो एक प्रकार से कृत्रिम। जैसे मेज, कुर्सी, ये सभी कृत्रिम संसाधन हैं, ये मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बनाए हैं। तो संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय, ये ध्यान रखना है। इसमें ये बताता है आपने को जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो फिर आगे जा करके दो उनका वर्गीकरण हो जाता है। प्राकृतिक में एक तो होता है नवीकरणीय योग्य, बिल्कुल इजी है, नवीकरण योग्य। नवीकरण यानी कि वे संसाधन, प्रकृति के वे साधन, वे संसाधन, वे उपहार जो कुछ समय बाद उपयोग करने के बाद नए हो जाते हैं, अपने आप नए हो जाते हैं, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होते, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, आज सूर्य का प्रकाश, आज छुप गई सूरज, कल फिर आ जाएगी। आज हवा बंद हो गई, फिर कल हवा चलने लग जाएगी। यानी कि जो अपने आप नए हो जाते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इनको अक्षय संसाधन भी बोलते हैं। अक्षय, अक्षय का मतलब जो खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, वो नवीकरणीय योग्य संसाधन होते हैं जो अपने आप नए हो जाते हैं। तो पेपर में एक बार आया था कि निम्न में से 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो नवीकरणीय योग्य वे होते हैं जो खत्म नहीं हो सकते, प्रकृति ने दिए हैं। सूर्य का प्रकाश, आपका हवा, जल, जल भी खत्म नहीं होगा। जल वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर चला जाएगा, बादल बन जाएंगे, वर्षा हो जाएगी, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। जल एक चक्कर के रूप में है, तो जल भी कभी खत्म नहीं होता। ये भी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। फिर आता है अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय है तो प्राकृतिक ही अनवीकरणीय, लेकिन ये एक समय के बाद अपने आप नए नहीं होते। ये एक बार यूज करने के बाद या तो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं या फिर उनको पुनः चक्रण किया जा सकता है। जो अनवीकरणीय होते हैं इसमें सभी धातु होती हैं। धातु जो एक बार यूज कर ली, हमने एक बार नाक की बनवा ली, फिर कान की बनवा ली। 1 किलो मान लिया आपके पास कोई धातु है, आप उसको रख दो तो वो बढ़ेगी नहीं, वो उसका वजन कम हो सकता है लेकिन उसका वजन बढ़ेगा नहीं, वो नई नहीं हो सकती अपने आप। और इस तरफ पेड़ पौधे हैं नवीकरणीय में, पेड़ पौधे हमने एक बार एक टहनी काट ली, फिर वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। लेकिन नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो कभी अपने आप नए नहीं होते, एक बार यूज करने के बाद। हाँ, पुनः चक्रण हो सकते हैं। धातु हैं वो एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको पुनः चक्रण कर सकते हैं। अनवीकरणीय में पुनः चक्रीय भी होते हैं ये पुनः चक्रण, और एक पुनः चक्र योग्य नहीं होते, जो जिनका पुनः चक्र नहीं किया जा सकता। वे कौन से होते हैं अनवीकरणीय में? जैसे कोयला है, हमने कोयला एक बार यूज कर लिया, दोबारा हम उस कोयले को नहीं यूज कर सकते, वो राख हो जाती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, डीजल, ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा ये नष्ट हो जाते हैं, तो वो अनवीकरणीय होते हैं। ध्यान रखना आपने। प्राकृतिक में नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो
कुछ समय बाद अपने आप नए हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूर्य का प्रकाश, हवा, ये नवीकरणीय योग्य हैं। अनवीकरणीय जो एक बार यूज करने के बाद या तो समाप्त हो जाते हैं या फिर हम उनको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। समाप्त होने वाले में मैंने बताया कोयला, पेट्रोल हैं। रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसमें मैंने बताया आपको सभी धातुएं आती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपने देखना है संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय, इनके आप क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको करवाए हैं ये ध्यान रखना है आपने। फिर आगे देखो क्या कहता है, संसाधनों का प्रकार, अलग अलग से हम इनका प्रकार और वर्गीकृत कर सकते हैं। संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि वो जन्म कहाँ से हुआ है उन संसाधनों का, किस चीज से वो संसाधन बने हैं, तो उस आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ये ध्यान रखना है आपने। उस आधार पर कई प्रकार के भाई, जैव और अजैव, दो प्रकार के जैव संसाधन। ये नाम से ही पता चलता है कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीव से हुई है या जिनमें जीवन पाया जाता है वे जैव संसाधन होते हैं, जिसमें मनुष्य, वनस्पति, पेड़ पौधे, प्राणीजात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि अनेक प्रकार के सभी प्राणी, पक्षी, मानव, पेड़ पौधे जिसमें जीव होता है वो जैव संसाधन है, या जो जीव से बने हैं वो जैव संसाधन है। दूसरा होता है अजैव संसाधन। अजैव वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें क्या नहीं होता भाई, जीवन नहीं होता, वो अजैव संसाधन होते हैं। जिसमें जैसे सभी चट्टाने हैं, धातुएं हैं, धातु में जीवन थोड़ी होता है, धातु में कोई जीवन नहीं होता। जीवन जिसमें होता है वो, उसमें क्या होता है कि उसको आप यदि काट दोगे तो वो धीरे धीरे सूख जाती है। जैसे पेड़ है, उसको काट देंगे तो सूख जाएगा, वहां से आगे की टहनी। तो चट्टाने हैं, धातुएं हैं, ये कैसे हैं, अजैविक। तो इनकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए, जैव संसाधन जिनमें जीवन होता है, अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता। ये ध्यान रखना है आपने। फिर है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब जो खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, उस आधार पर। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य है, ये पहले मैंने आपको बताया था, जो प्राकृतिक होते हैं उसमें नवीकरणीय योग्य और नवीकरणीय अयोग्य है। नवीकरणीय जो योग्य होते हैं वो अपने आप नए हो जाते हैं। सभी प्रकार के पेड़ पौधे, हवा, जल, पवन, वन्य जीव, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या होते हैं, नवीकरणीय योग्य होते हैं। ये कभी खत्म नहीं हो सकते, जिस कारण इनको अक्षय, हम हैं सीधे साधे अक्षय, अक्षय संसाधन भी कहते हैं। अक्षय जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये होते हैं समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य है। ये ध्यान रखना है, नवीकरणीय, दूसरा हमारा अनवीकरणीय योग्य। अनवीकरणीय पहले बता दिया मैंने, जो एक बार यूज करने के बाद अपने आप नए नहीं हो सकते, खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं होते तो कुछ संसाधन ऐसे थे जिनको खत्म नहीं होते तो उनको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। इसमें देखो ये दे रखे, इसने जीव जंतु जो जीवाश्म ईंधन है, ये जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन है, तो ये अनवीकरणीय होते हैं। धातुएं होती हैं वो पुनः चक्रीय होती हैं। जो धातु होती है हमारी, उनको हम रिसाइकल तो कर सकते हैं, लेकिन वो है अनवीकरणीय, ये ध्यान रखना है। स्वामित्व के आधार पर मालिकाना जो हक होता है, जो स्वामी जो होता है, उस आधार पर जो खनिजों का जो वर्गीकरण किया गया है संसाधनों का, वो होते हैं व्यक्तिगत, सार्वजनिक और व्यक्तिगत, सार्वजनिक, जिसको आप राष्ट्रीय बोलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय, तीन प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत देखिए पहले, व्यक्तिगत जिसको निजी बोलते हैं, जिसको क्या बोलेंगे आप, निजी संसाधन। भाई ये खेत मेरा निजी है, ये या जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। कोई कहता ना भाई ये चीज तो मेरी है, ये पेन है ये मेरा है, तो वो निजी होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति का जो वस्तु होती है, जो संसाधन होता है, वो निजी या व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें इसने बता दिया भूमि का स्वामी खुद है कोई, तो ये निजी संसाधन होते हैं। दूसरा संसाधन इसमें कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं अपन सार्वजनिक या सामुदायिक। दूसरा कौन सा, सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन। ये सार्वजनिक सामुदायिक जो समुदाय के हो सकते हैं, समाज के हो सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत, जैसे गांव की सामलात भूमि है, गांव में जो सामलात भूमि है,
पशु चारणों के लिए शमशान भूमि है, जोड़ हैं, तालाब हैं, ये कौन से संसाधन हैं? सामुदायिक संसाधन होते हैं। तो बिल्कुल इजी है, यदि आ जाता है तो पेपर में लिख सकते हो। एक तो होता है निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, या समाज के होते हैं ये। तीसरा इसने बताया राष्ट्रीय संसाधन, ये सरकारी बोलते हैं, इसको सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जिसको सार्वजनिक संसाधन भी कहा जाता है, जो राष्ट्र की भूमि होती है, राष्ट्र की धरोहर होती है, राष्ट्र की संपत्ति होती है, वे होते हैं आपके देखो, राष्ट्रीय जो संसाधन हैं पूरे राष्ट्र के होते हैं, जैसे राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, जो भारतीय रेल है, ये राष्ट्रीय हैं। जो राष्ट्र का अधिकार होता है जिन संसाधनों पर, वो राष्ट्रीय। तकनीकी तौर पर देश में जैसे खनिज तेल मिलेगा कहीं पर धरती के नीचे, तो वो राष्ट्रीय संसाधन में आ जाता है, वो पूरे राष्ट्र का। देश की सड़कें हैं, नहरें हैं, रेलवे लाइनें हैं, भारतीय जो रेल है वो राष्ट्रीय संसाधन है, जिसके ऊपर राष्ट्र का अधिकार होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो सार्वजनिक तीसरे प्रकार का आता है। उस सार्वजनिक में एक अंतर्राष्ट्रीय और हो जाता है प्रकार, तो तीसरा ही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय, जिसका स्वामी कोई राष्ट्र नहीं होता, वो पूरे अंतर्राष्ट्र, पूरे दुनिया के उसके ऊपर क्या होता है? अधिकार होता है। जैसे समुद्र महासागर है, ये महासागर है, ये कोई देश, जैसे अपना देश है, 12 समुद्री मील तक तो हमारा अधिकार है। बाद में जो क्षेत्र है, जो जलीय क्षेत्र है, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। तो उसके नज़दीक जो हैं वो, उनकी जो भूमि है, जो जलीय क्षेत्र है, उसको छोड़ करके बीच में जो एरिया रह जाता है, वो उसका अधिकार, उसके ऊपर अधिकार होता है अंतर्राष्ट्र का। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनका कंट्रोल होता है उस क्षेत्र पर, उस संसाधन के ऊपर। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अगला हमारा है ये विकास के स्तर के आधार पर। विकास का जो स्तर है उसके आधार पर कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका डेवलपमेंट हो गया है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन, संभावी, इसके नाम से पता चलता है कि संभावी यानी कि वे संसाधन जिनकी संभावनाएं हैं, बनी हुई हैं, कि जैसे देखते हैं धरती के नीचे हो सकता है कि यहाँ पर पेट्रोल निकल सकता है। जैसे धरातल है, इसके नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर तेल हो सकता है, यहाँ सोना मिल सकता है, यहाँ चांदी मिल सकती है। तो वो संभावनाएं हैं, वो अभी तक हमने उनका यूज नहीं किया है। जैसे इसने बताया कि राजस्थान और गुजरात में जो पवन और सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं कि वहाँ पर बहुत अधिक धूप है, खुली हवा चलती है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। तो वो संभावी संसाधन होते हैं। सिंपल सी बात है कि संभावी वे संसाधन होते हैं जिनका हमने आज अभी तक पूरी तरह यूज नहीं किया है। वो संभावनाएं हैं, जैसे धरती के नीचे, ये हमने देखा कि पृथ्वी के नीचे कोई खनिज तेल हो सकता है, यहाँ पर वो अभी तक यूज नहीं किया है उस क्षेत्र का, तो वो संभावी संसाधन में गिने जाते हैं। दूसरा बताता है इसमें ये विकसित संसाधन, संभावी का बिल्कुल विपरीत होता है। विकसित संसाधन जिनका हमने विकास करना शुरू कर दिया है। हमने धरती के नीचे से, मान लीजिए धरती के नीचे से खनिज तेल निकाल लिया या कोई धातु निकाल ली, सोना चांदी निकाल लिया, और हमने उसका फैक्ट्री में ले जा करके, तेल शोधशाला में ले जा करके उसका यूज कर लिया है, तो वो एक प्रकार से विकसित संसाधन में आता है। ये ध्यान रखना है। विकसित संसाधन वे होते हैं जिनका हमने अपना स्तर बढ़ा लिया, प्रौद्योगिकी उसके ऊपर यूज कर ली है और उसका यूज करना शुरू कर दिया है, वो विकसित संसाधन कहे जाते हैं। ये ध्यान आपने। संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है? क्या होता है संसाधनों का विकास? जो संसाधन है, जो चीज़ है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, उनका अच्छी प्रकार से उपयोग करना, प्रबंध अनुसार यूज करना, विवेक से यूज करना ही उसका क्या है? विकास है। क्यों जरूरी है विकास? क्योंकि हमने उनको अपने भावी मनुष्य के जीवन को यापन के लिए अति आवश्यक है, और हमने क्या करना है? अपनी भावी जो पीढ़ी होती है उनको सौंपना है, और उनकी जो क्वालिटी है उन संसाधनों की, उनको बनाए रखना है। जैसे जल है, हमने उसको खराब नहीं करना है, नदियों में हमने कूड़ा कचरा नहीं डालना है, हमने जैसा जल हमें मिला है प्रकृति से, हमने अपनी भावी पीढ़ी को भी वैसे ही सौंपना है। तो ये ध्यान रखना है कि संसाधनों का विकास करना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने
भावी पीढ़ी को उनको सौंपना है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये इसलिए ज़रूरी है। एक ये सतत पोषणीय विकास यही है कि सतत पोषणीय, सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार, यानी कि संसाधन का अच्छी प्रकार से यूज करो और ताकि वो लगातार हमारी भावी पीढ़ी को मिल सकें और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। एक ये है, इसमें बीच में आया है कि रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये प्रश्न एक बार बोर्ड ने दिया था कि रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था भाई। ये क्या था, ये जो 1992 में 100 से अधिक देश इसमें भाग लिए थे। ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर किया गया था। हमारे संसाधनों का विकास के लिए, संसाधनों के दोहन को अच्छी प्रकार से करने के लिए, उनको दुरुपयोग से बचाने के लिए, उनके विकास के लिए ये सम्मेलन किया गया था 1992 में। तो ब्राज़ील का कौन सा शहर था? रियो डी जेनेरो, ये शहर था ब्राज़ील का, ये आपने ध्यान रखना है। ये अब संसाधन नियोजन, ये विकास नियोजन का मतलब ये है कि उसका उचित उपयोग करो सही ढंग से। जैसे आपके पास कोई चीज़ है, सोना है मान लीजिए, चांदी है, आप ये नहीं कि उसको आप संदूक में रख दीजिए, वो उसका नियोजन नहीं है। नियोजन का मतलब उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करो, अच्छी प्रकार से उसको यूज करो और सही ढंग से उसका प्रयोग करते करते उसको सुरक्षित रखो, वही उसका क्या है? नियोजन है। विवेकपूर्ण ढंग से उस चीज़ का उपयोग करना ही नियोजन कहलाता है। कोई भी चीज़ है आपके पास, मान लीजिए फ़ोन है, ये नहीं कि उसका नियोजन ये नहीं कि आप उसको यूज मत करो, यूज करो उसको, लेकिन विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपयोग करो, यही उस संसाधनों का नियोजन होता है। ये फ़ोन भी एक संसाधन है। संसाधन वही सभी चीज़ें होती हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये भू संसाधन हम कल पढ़ेंगे। जो भू संसाधन है, जिसको अपन भूमि जो संसाधन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। अपनी जो बुक है NCERT की, उसमें यहाँ आप मार्क निशान लगा लेना बच्चों कि भू संसाधन हमने कल पढ़ना है। धन्यवाद।